हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग एंड कोरोजन। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बैक साइड के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था, याद है आपको? वहां पर हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया था, है ना? एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने मेटल जो थे वेरी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज और फिर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं, ये लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप दोबारा देख लो। ठीक है। और रिवाइज कर लो। अगर अच्छे से रिवाइज होगी ये चीजें ना, तो आगे वाली चीजें, एक जो है ना कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। पीछे वाला टॉपिक क्लियर है तो आगे वाला और अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है। अगर एक भी कहीं भी ब्रेक जर्नी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है। अदरवाइज जो है, आप चैनल पे जाएंगे तो मेटल एंड नॉन मेटल की अपने आप में एक प्ले लिस्ट है, आप उसको भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग। मेटल्स तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली थी, याद है आपको? मेटल्स तो हमने, क्या मैंने बताया था आपको? देखो, यहाँ पर हमने किसी तरीके से ये मेटल एक्सट्रैक्ट कर ली थी, यहाँ पर रिडक्शन कर कर। ठीक है। यहाँ मैग्नीज रिडक्शन करके एक्सट्रैक्ट कर ली। लेकिन ये मेटल अब जो होती है ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको उसको और प्योरीफाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। कैसी रिक्वायरमेंट है? ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको प्योरीफाई करना पड़ेगा। और अब उसका मेथड क्या होता है? उसका मेथड का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो वही है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बिजली पास करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा डालेंगे? जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मेटल को रिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लो। इस एग्जांपल के अंदर कॉपर रॉड को प्योरीफाई करना है। तो कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन बोले तो कॉपर का हो गया कॉपर सल्फेट। अगर जिंक को कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट। ठीक है। सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड। उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लोराइड हो, सल्फेट हो, ठीक है, मेटल सल्फेट, वही जो मेटल है उसका सल्फेट सॉल्यूशन हो, क्लोराइड सॉल्यूशन हो। ठीक है। तो वो उसका जनरली जो है, हम जो है सॉल्ट सॉल्यूशन उसका हम लेते हैं। तो कौन सी मेटल, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर जो है, हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। क्यों? क्योंकि हमको इसमें जो है लेवल ऑफ प्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए होता है। ठीक है। अब इसमें जो है, जो मेन बात का आपको ध्यान रखना है कि इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल होती है ना, उसको हम रखेंगे एनोड पे। और एनोड क्या होती थी आपको याद होगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड होता है वो है एनोड। ठीक है। तो जो इम्प्योर मेटल होगी उसको तो आप रखेंगे यहाँ पर, ये इम्प्योर रॉड है। और प्योर रॉड, जो प्योर एक कॉपर की ना, एक, ये जरूरी नहीं है कि ये जो कॉपर की रॉड दिखाई गई इतनी बड़ी हो, ये छोटी भी हो सकती है, पता है आपको? समझे मेरी बात को? ये प्योर रॉड छोटी भी हो सकती है। ठीक है। इम्प्योर रॉड जो होगी वो मोटी होगी, ठीक है, बड़ी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हैं। और साथ में क्या लिखा है देखो, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो है उसे कैथोड पे लगाया जाएगा। इन दोनों रॉड्स को जो है एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाएगा, जो होगा उसका मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट समझे? जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो जो मेटल है उसी का सॉल्ट लेंगे, सो दैट कि मेटल के जो फ्री आयंस हैं वो आराम से उस सॉल्ट सॉल्यूशन से मूव कर पाए। ठीक है। तो जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो प्योर मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, प्योर मेटल जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और उतनी ही प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे जाकर क्या होनी शुरू हो जाएगी, चिपकनी शुरू हो जाएगी। कहां से? जो सॉल्ट सॉल्यूशन था ना, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने अब क्या बोला था, कॉपर सल्फेट। तो उसका जो कॉपर है वो यहाँ पर जाकर चिपकना शुरू हो जाएगा। इसमें से जो प्योर मेटल निकल रही है कॉपर, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है। तो ओवरऑल आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर जो है वो यहां से निकला और यहां पर जाकर चिपक जाएगा।
धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पतली सी रॉड थी ये मोटी होनी शुरू हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। और यहाँ वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड, ये जो मोटी सी थी, इसमें से जो मेन कॉपर है वो तो बाहर आके यहाँ चिपक गया, और जो इसकी इम्प्योरिटीज थे वो इसका साथ छोड़ देंगी और वो नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। अब क्योंकि ये एनोड है, एनोड के नीचे कुछ मिट्टी या इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड के नीचे जो मिट्टी इकट्ठी हो गई, एनोड मड। आसान हो गया याद करना। तो ये वर्ड याद रखना, एनोड मड आपके बड़े काम आएगा। क्यों? बच्चे भूल जाते हैं कि कैथोड पे क्या रखना है, एनोड पे क्या रखना है। कैथोड पे प्योर मेटल रखनी है, एनोड पे इम्प्योर रखनी है। लेकिन अगर आपको एनोड मड वर्ड याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि एनोड के नीचे मड इकट्ठी होती है, और मड किसके नीचे इकट्ठी होगी, मिट्टी किसके नीचे होगी, इम्प्योर के नीचे। इसका मतलब इम्प्योर कहाँ लगाएंगे, एनोड पे। एनोड पॉजिटिव चार्ज। प्योर कहाँ लगाएंगे, कैथोड पे। प्योर जो होगी वो रॉड छोटी होगी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, जो भी मेटल होगी उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। सही है, हो गया ना याद, बस इतना सही तो था। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी हो जाएंगी और इसी को ये बोलते हैं हम एनोड मड। बोलो जी, क्लियर हो गई बात, है ना? बस इतनी सी बात है। तो इस तरीके से हम रिफाइनिंग का कंसेप्ट जो हुआ वो हमारा हुआ खत्म। डन। नाउ अब कुछ क्वेश्चन भी देख लें साथ साथ। मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होते हैं, गैंग क्या होता है। ये देखो, ये वाली जो डेफिनेशन तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में आपको साथ साथ बताता आया था, अंडरलाइन भी करी हुई है हमने, हाइलाइटर चला हुआ है उसके ऊपर। दो मेटल्स जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में मतलब नेटिव स्टेट के, मतलब जो रिएक्शन नहीं करती हैं, गोल्ड और सिल्वर। केमिकल प्रोसेस बताओ जिसमें मेटल जो है वो है ऑक्साइड से निकलता है। तो ऑक्साइड से जो हम रिमूव करते हैं, तो ऑक्साइड के ऑक्सीजन के रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, है ना? तो रिडक्शन हो गया वो प्रोसेस। क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन, अब पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आपने कितने आसपास देखा। आपने देखा होगा सिल्वर के जो आर्टिकल्स है, चांदी है, वो कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है, चांदी के ऊपर एक काली लेयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके वो जो है एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाती है और वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, और सिल्वर सल्फाइड जो है वो काले रंग का होता है, वो उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ जो है, मॉइस्ट एयर मतलब आपके रसोई के अंदर भी कॉपर का बर्तन होगा, मंदिर में भी आपने देखा होगा कॉपर का बर्तन होगा, वो कुछ समय के बाद जो है, क्योंकि जनरली उसमें हम पानी रखते हैं और वो मॉइस्ट्री एरिया के पास रहता है, तो वो धीरे धीरे अपनी चमक खत्म कर देता है, उसकी चमक खो जाती है। और अगर रेगुलर उसको साफ ना किया तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की, हरे रंग की कोटिंग बन इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये जो हरा सब्सटेंस है वो बेसिकली क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, ये उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं आयरन को भी। अगर आप लोहे को भी बहुत समय तक मॉइस्ट एयर में रखें तो उसके ऊपर भी एक जो है ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस, एक जंग लग जाता है ना? लग जाता है ना, लग जाता, देखा होगा। उसे उसके फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब जब उसकी पपड़ी से उतर जाती है ना, उसे हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। क्लियर? तो अब इसकी एक एक्टिविटी हम एक समझते हैं। हमने क्या किया, हमने तीन टेस्ट ट्यूब ली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तीन टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पानी यहाँ भरा हुआ है, नेल, नेल समझते हो, नेल, कीले। तो कील को हमने पानी में डुबोया, पानी में डुबोया, कुछ इस केस में क्या है, आधी कील को पानी में डुबोया, आधी को बाहर रखा। यहाँ पर क्या किया, हमने पानी में डुबोया और ऊपर एक तेल की लेयर चढ़ा दी। और इसमें हमने पानी में तो डुबोया नहीं, साथ में हमने क्या कर दिया, एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व किया तो देखा कि इस वाली आयरन के ऊपर जो है जंग लग गया है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। अब इसका रीजन समझते हैं। इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि जंग जो है, कोरोजन जो है आयरन के ऊपर, वो लगा तो क्यों लगा। ठीक है, कोरोजन जो है, जब आयरन के ऊपर जब कोरोजन है, उसके ऊपर हम उसको नाम है, उसका स्पेशल एक नाम है, वो है रस्ट। ठीक है, तो कोरोजन, कोरोजन इन आयरन को क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, और सभी दूसरे मेटल्स में उसको हम कोरोजन बोलते हैं, लेकिन आयरन में उसको रस्ट बोलते हैं। आयरन में भी कोरोजन बोल सकते हो, लेकिन एक स्पेशल नेम है उसके लिए, रस्टिंग।
ठीक है। तो अब ये रस्टिंग क्यों हुई है? ये रस्टिंग इसलिए हुई है कि रस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी। केवल यहाँ देखो कि यहाँ केवल हवा है, तब भी रस्टिंग नहीं हुई। यहाँ केवल पानी है, तब भी रस्टिंग नहीं हुई। यहाँ पर हवा और पानी दोनों है, तभी रस्टिंग हुई। तो इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आता है कि रस्टिंग होने के लिए हवा और पानी दोनों की जरूरत है। ठीक है। तो हवा और पानी अगर दोनों होंगे तो रस्टिंग होगी। यहाँ पर देखो, जब हमने ऑयल की लेयर चढ़ाई है ना, ऑयल की लेयर ने क्या किया, बेसिकली जो यहाँ की बाहर की टेस्ट ट्यूब की जो बाहर की हवा है, उसको हवा को पानी में मिक्स होने से रोक दिया। दैट इज द रीजन अंदर जो है रस्टिंग नहीं हुई। ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला था, उसने क्या किया, हवा के अंदर कुछ भी जो भी मॉइस्चर होगा अगर है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ की जो हवा रहेगी वो बिल्कुल ड्राई रहेगी। हवा में कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होता है ना, 5, 10, 15%, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो यहाँ की हवा बिल्कुल ड्राई है। गॉट इट। सो तो कहने की बात यह है कि तीनों में से इस एक्टिविटी से हमको यह समझ में आ गया कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग इज वाटर एंड एयर बोथ। ड्राई एयर की वजह से भी रस्टिंग नहीं होगी, ओनली वाटर की वजह से भी रस्टिंग नहीं होगी। सो अब आपको मेरे को ये बताओ कि इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आता है कि कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अब हम बात करें क्या, रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग को कैसे रोके। तो आयरन की रस्टिंग आपके घर के आसपास है, लोहे के जंग को कैसे रोकते हैं, देखो कैसे रोकते हैं बताओ। पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तेल लगा दें, ग्रीसिंग कर दें, गैल्वेनाइजिंग कर दें। गैल्वेनाइजिंग का मतलब पता है क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग होता है, गैल्वेनाइजिंग गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है एक स्टील या आयरन के सब्सटेंस को के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देना। ठीक है। और ये जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। और अब वो क्या होगा कि वो जिंक की लेयर जो है, जिंक की लेयर पहले रस्टिंग कर ले हो जाएगी, और जो पीछे वाली आयरन का जो पीस है वो सेफ रह जाएगा। फिर जब उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई जिंक की लेयर तो इसकी खत्म हो चुकी है, तो कुछ समय के बाद उसको फिर दोबारा गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आयरन का जो मेन पार्ट है, मशीन का पार्ट है या पाइप्स हैं, उसको हम जो है क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, फिर इसके बाद एक है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग समझते हो? आपने देखा होगा, जो मोटरसाइकिल हो गए, कार हो गए, तो कार के जो टायर के रिम होते हैं वो चमकदार होते हैं, है ना, तो उसके ऊपर क्रोम की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो चमकते हैं। तो वो होते तो बेसिक तो वो आयरन के ही हैं, उसके ऊपर एक क्रोम की प्लेटिंग चढ़ा दी जाती है, सो दैट कि अंदर वाला आयरन जो है वो प्रिवेंटेड रहे रस्टिंग से। फिर एक और तरीका है एनोडाइजिंग। एक एनोडाइजिंग की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, तो उससे भी हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉयज बना सकते हैं। एलॉयज समझते हो क्या होता है? एलॉय इज दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है। तो उससे भी कोरोजन के ऊपर कोरोजन को रोकने में हेल्प मिलती है। ठीक है। एलॉइंग जो है वो सबसे बेटर तरीका, एलॉइंग मतलब बहुत अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है। इससे एक एडवांटेज ये रहती है कि हमारे को उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल जाती हैं। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज का मतलब हमको मेटल है तो मेटल की स्ट्रेंथ को नहीं खोना है। किसी में हम बोल रहे हैं कि ये कोरोजन से ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे, किसी में बोल रहे हैं कोरोजन से कम प्रोटेक्टिव रहे। तो जैसी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ इसकी लूज ना हो मेटल की। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, आयरन जो है आपको पता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल है। ठीक है। और ये प्योर स्टेट में मिलता नहीं है। ठीक है। और प्योर फॉर्म का जो आयरन है पता है आपको, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और गर्म करने पर वो स्ट्रेच नहीं होता है। लेकिन लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिलाया जाए, कार्बन मतलब कोक, 0.05%, तो वो हार्ड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। अब बात समझ आ गई। तो प्योर आयरन इज सॉफ्ट, प्योर आयरन को गर्म करने के उसको खींच नहीं सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन कार्बन डालेंगे तो वो स्ट्रेच भी करेंगे, हार्ड भी हो जाएगा। फिर इसमें अगर थोड़ा सा निकल और कोबाल्ट डाल दिया जाए,
आयरन के साथ मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, सॉरी, तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील हार्ड तो है ही है, साथ साथ उसका रस्ट भी नहीं लगेगा। ये कहाँ यूज होता है? आपके घर में खाने वाली प्लेट जो होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है। आज की डेट में जो ग्रिल्स हैं, कई लोहे की ग्रिल्स है, लोहे के जो स्टील के दरवाजे बन रहे हैं, है ना, वो भी स्टेनलेस स्टील के, तो उसमें ये चीज मिलाई जाती है। ठीक है, तो आयरन में जैसी ऐसी प्रॉपर्टीज मिलाई, जैसे जैसे दूसरी मेटल्स मिलाई जाएंगी या नॉन मेटल्स मिलाई जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। ठीक है, सो एलॉय क्या है? एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज्यादा मेटल, या तो मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले इनको करा कैसे जाता है? ये देखो बनाया कैसे जाता है। इसको पहले तो क्या होता है कि जो मेन मेटल है ना, जैसे आयरन, वो प्राइमरी मेटल हो गई, उससे पहले पिघाल दिया जाता है हल है, फिर उसके बाद जो है, जो दूसरी एलिमेंट है जो हमने इसको मिक्स करना है, उसे कितने परसेंटेज, कितने प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, वो उसमें मिलाया जाता है। फिर उसको धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पर, और हमको एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा एलॉय मतलब गाड़ी के एलॉय, है ना? हाँ, तो गाड़ी के भी जो एलॉय होते हैं, जो एलॉय व्हील्स हैं, वो बेसिकली बेसिकली तो वो आयरन के ही है, लेकिन आयरन के साथ उसमें और जो है कुछ दूसरी मेटल्स, नॉन मेटल्स मिला दी जाती है। रिजल्टिंग क्या होता है कि वो एलॉय जो आयरन है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, वो जो टायर का रिम है वो हल्का हो जाता है। हल्का होने से क्या होगा? आपकी गाड़ी हल्की हो जाएगी तो ज्यादा तेज भागती है। फिर उसको डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं आराम से। आयरन को इतनी ज्यादा डिफरेंट शेप्स नहीं दी जा सकती, उसकी अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अलॉय को डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं। रिजल्टिंग रिजल्टिंग क्या होगा? सुंदर दिखेगा, है? और हल्का हो जाएगा, तो हल्के अगर टायर के रिम होंगे तो गाड़ी आपकी ओवरऑल हल्की हो जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी तेज भागेगी, तो आपको कुछ अलग सी फीलिंग आएगी कार चलाने में। दैट इज द रीजन उसको बोला गया एलॉय। पर एलॉय असली में उसका एलॉय, अब आपको समझ गया, असली में एलॉय नहीं बोलते। एलॉय तो एक सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद मरकरी। अब मरकरी आपको पता है, अभी चलो पहले गोल्ड के बारे में बता दें, ये बॉक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बॉक्स है ना। तो प्योर गोल्ड जो है, जो 24 कैरेट का होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट। ठीक है, तो वो किसी काम नहीं, उसका उससे कुछ नहीं बना सकते। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, हम सिल्वर या कॉपर मिलाते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। तो 22 कैरेट का गोल्ड जो है जनरली ऑर्नामेंट के लिए यूज किया जाता है। 22 कैरेट का मतलब क्या होता है? 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हो गए, और 2 पार्ट जो है वो एलॉय है। एलॉय में कुछ भी हो सकता है, कॉपर है, सिल्वर है, या कुछ भी इंप्योरिटी उसमें डाली गई है, सो दैट टू एक्वायर इट्स मोर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। समझ गए जी बात को? ओके, ये तो आयरन भी समझ आ गया, गोल्ड भी आ गया। चलो, अब मरकरी की बात करें, तो मरकरी एक ऐसा एलॉय है, ठीक है, जो मरकरी के जब एलॉय, जब मरकरी को हम, मरकरी एक लो रिएक्टिव मेटल है, तो जो कुछ ऐसे हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम था, याद है आपको? पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल है ना। तो वो हाई रिएक्टिव इतने हैं कि उसको स्टोर करना, संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसे वो हाई रिएक्टिव है, और मरकरी क्या है? लो रिएक्टिव है ना। तो लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल में मिक्स कर दिया जाता है, तो उस ऐसे अलॉय को क्या बोलते हैं? अमलगम। मरकरी जब मिक्स किया जाएगा तो ऐसे अलॉय को क्या बोलते हैं? अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम। ठीक है, सही है। तो सोडियम मेटल जो है वो इस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। डन जी, है ना। तो सोडियम एलॉय विद मरकरी, सोडियम प्लस मरकरी, तो इसमें क्या होगा? सोडियम एमलगम। सोडियम, इस एलॉय का नाम हो जाएगा सोडियम एमलगम। बबल गम नहीं है, अमलगम है, कहीं सोच रहे हो बबल गम। याद रखना है, अमलगम, एमलगम वर्ड तब है, एमलगम एलॉय के साथ तब वर्ड आएगा, इसका मतलब उसमें मरकरी मिला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, एलॉयज की जो कंडक्टिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो प्योर मेटल के मुकाबले कम होता है। कंडक्टिविटी भी कम होती है, ये बात तो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर कुछ एक दो एलॉयज के नाम मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी परसेंट, इनकी प्रोपोर्शन याद रखना। ब्रास एक एलॉय है, किस किस का बना हुआ है? कॉपर और जिंक का, याद रखना।
ठीक है, ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक का। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रोंज एलॉय है कॉपर और टिन का, ब्रास है कॉपर और जिंक का। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बना वो कॉपर से है, कॉपर तो गुड कंडक्टर है, लेकिन ये गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये किसी और काम आते हैं। ये ब्रास और ब्रोंज जो है इसे हम सिक्के बनाते हैं, स्टेचूज बनाते हैं। स्टेचूज, हाँ, स्टेचू समझते हैं, लोहे के जो स्टेचू, मतलब जो मेटल के स्टेचू होते हैं। ओके, इसके बाद जो है सोल्डर, एक एलॉय है लेड और टिन का। लेड और टिन का याद रखना है। सोल्डर, सोल्डर भी एक एलॉय है, किसका है? लेड और टिन का। इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये भी जो है सोल्डरिंग करने का काम आता है, टांके लगाए जाते हैं। ठीक है, टांके बोले तो स्टिचेस नहीं है, कहीं आप सोचो कि हमारे बॉडी में स्टिच, जो जो है आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हरी हरी स्ट्रिप्स होती हैं जिसके अंदर टांके लगाए जाते हैं। सोल्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन के पास होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज सब्सटेंस रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके पास होता है, तो वो टांके लगाते हैं। तो वो एक सोल्डर, एक आयरन होता है। ठीक है, सो सोल्डर भी जो है एक एलॉय है, किस किस का है? लेड और टिन का। ऐसे तरीके से देखो, यहाँ आपके बड़े बड़ी कम नंबर्स में ही एलॉय की और उसकी परसेंटेज है जो मैंने अंडरलाइन करी है। आप इन्हें जरूर अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अभी आपके इस लेवल की बात बता रहा हूं, आपको 10th लेवल की बात बता रहा हूं, तो आपको दिस इज सफिशियंट एज पर एनसीईआरटी, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द सीबीएसई। क्लियर? लेकिन ये मत सोचो कि पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। एलॉयज अपने बहुत बड़ी गेम है और बहुत सारे एलॉयज हैं जो भी आपको यहाँ नहीं बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जितने बताए गए हैं 6 7 8, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उनकी प्रोपोर्शन जो परसेंटेज और प्रोपोर्शन भी नहीं दिया हुआ, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलॉय किन दो मेटल्स का बना हुआ होता है और उसका जो यूज है वो क्या है। ठीक है, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में एक जो है कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है। ठीक है, तो आयरन पिलर है, तो ये माना जाता है कि ये 1600 साल पुराना है। ठीक है, और इसने भी इसके ऊपर भी जो है आज तक जंग नहीं लगा है, जबकि दिल्ली की तो हवा भी इतनी पॉल्यूटेड है, तब तो इतनी पॉल्यूटेड नहीं होगी, लेकिन आज तो पॉल्यूटेड है। ठीक है, आज तो पॉल्यूटेड है। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है। रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, रिसर्च चल रही है कि इसके किस किस चीजों से बना हुआ है। अगर हमको इसकी अच्छी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन या परसेंटेज मालूम चल जाएगी तो फायदा क्या होगा? हम अपने सब्सटेंस, जो अपने मशीन पार्ट्स भी इसी ऐसे एलॉय से बनाएंगे, सो दैट कि उसको उसके ऊपर जंग ना लगे, वो वेस्ट ना हो। नहीं तो जंग लगने से लोहे के कितने ही पार्ट हमारे को हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का जो है पूरे वर्ल्ड में नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो उसके ऊपर रस्ट हो जाता है। क्लियर? तो उसको खराब करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो अगर हमको इसकी अच्छे एग्जैक्ट प्रोपोर्शन या परसेंटेज मालूम चल जाए तो हम इस चीज से, जो रस्टिंग ऑफ आयरन से हम काफी हद तक हमारे को कंट्रोल मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चैप्टर में, आज हमने क्या किया? कोरोजन किया। क्लियर? एलॉइंग देखा, कोरोजन का मेन रीजन समझा, क्यों हो रहा है, और रिफाइनिंग भी डन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे यहाँ वाले, और इसके बैक साइड वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इन सारी चीजों को समझेंगे। आज हमने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर किया वाइंड अप। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको आगे वाले टॉपिक को, आगे क्वेश्चन आंसर्स को वाइंड अप करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।